तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल देखा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट से। तो आज हम लोग उसका थोड़ा सा नेक्स्ट जो टॉपिक है एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर। एक्सेप्टेंस एंगल बेसिकली वो एंगल है जिस एंगल से हम कोई भी रे इंसर्ट करेंगे ऑप्टिकल फाइबर की कोर में, तो वो क्लैडिंग के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी, है ना। इसका मतलब जब भी फ्री स्पेस एयर से अगर कोई एंगल पर कोर के अंदर कोई लाइट की रे इंसर्ट की जाएगी, तो वो एंगल जिस एंगल के अंदर अंदर कोई भी रे इंसर्ट करी जाए, आउटपुट यानी कोर के अंदर वो रे हमेशा कोर के अंदर ही रहेगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। मतलब अगर वो एंगल ऐसा बने जिससे कि उस रे का अंदर कोर के अंदर जब वो रे आए, तो जब वो कोर और क्लैडिंग की इंटरफेस पर टच करे, तो कोर क्लैडिंग की इंटरफेस पर टच करने के बाद वो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही आए, या कम से कम क्रिटिकल एंगल आए जिससे कि वो रे कोर के अंदर ही रहे, क्लैडिंग के अंदर पेनिट्रेट ना करे। दिस इज बेसिकली एन एक्सेप्टेंस एंगल। और अगर मैं उस स्ट्रक्चर को 3D फॉर्म में देखूं, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक एक्सेप्टेंस कोन बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको इसके थ्रू दिखाना चाहूँगा, ये मेरी वेव नंबर 1 है। ठीक, अब अगर इस वेव नंबर 1 को हम देखें, तो इस वेव को अगर इंसर्ट करा जाएगा ऑप्टिकल फाइबर पर, यहाँ ऑप्टिकल फाइबर की कोर पर यहाँ टच करेगी। इसके पहले ये सारा फ्री स्पेस है, यहाँ पर वो टच करेगी, और टच करने के बाद चूंकि फ्री स्पेस से डेंसर मीडियम है आपका कोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली दैट वेव विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो उसकी वजह से ये कुछ इधर की तरफ आएगी, लेकिन इसका एंगल आप देखो, यहाँ पर ये कोर और क्लैडिंग की इंटरफेस पर जो एंगल है, यहाँ पर ये एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से कम है, और क्रिटिकल एंगल से कम है मतलब ये वेव क्लैडिंग के अंदर पेनिट्रेट कर गई। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको उधर की तरफ शिफ्ट करता हूँ, है ना, ये एंगल जो ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, तो अगर ये एंगल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल थोड़ा बढ़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में थोड़ा बढ़ेगा दूसरे मीडियम में। तो और उसकी वजह से ये एंगल इस पॉइंट पर, अगर ये इस पॉइंट पर देखें हम, तो ये वाला एंगल जो है ये इस वाले एंगल से, पहले वाली रे के एंगल से ज़्यादा है। दैट मीन्स वो पूरी की पूरी वेव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी क्रिटिकल एंगल है ये। और अगर मैं इससे थोड़ा सा और अंदर की तरफ ले लूँ कोई भी वेव, है ना, इसके अंदर की तरफ, इस सेकंड रे से कोई भी वेव अंदर की तरफ अगर इंसर्ट होगी, इससे कम एंगल पर इंसर्ट होगी, तो ऑटोमेटिकली इट विल कम या रिफ्लेक्ट इनटू दी कोर फ्रॉम दी कोर क्लैडिंग इंटरफेस। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल थीटा सी से ज़्यादा है, और थीटा सी से ज़्यादा है मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये सेम चीज़ मैंने इसी वाले फिगर में दिखाने की कोशिश करी है। कोई भी एंगल अगर एक्सेप्टेंस एंगल से ज़्यादा है कोई भी वेव का, तो ऑटोमेटिकली वो वेव जो है वो क्लैडिंग के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, मतलब वो लाइट रे इस ऑप्टिकल फाइबर की कोर के अंदर ट्रेवल नहीं करेगी। दैट मीन्स वो रे, जो भी रे एक एक्सेप्टेंस एंगल से बाहर की तरफ ज़्यादा एंगल पर अगर इंसर्ट की जाएगी, तो वो रे हमारी ऑप्टिकल फाइबर की कोर के अंदर ट्रेवल नहीं करेगी। दैट विल मूव इनटू द क्लैडिंग, और वो हमारे लिए यूजलेस है। अब अगर हम इसका डेरिवेशन देखें, तो आप देख सकते हो स्नेल्स लॉ, साइन थीटा आई डिवाइड बाई साइन थीटा आर। इट्स इजी बिकॉज आई इज फॉर इंसिडेंट एंड आर इज फॉर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन, तो दैट विल बी n1 डिवाइड बाई n0। n1 इज द मीडियम कोर और n0 इज द फ्री स्पेस, क्योंकि हम पहले मीडियम पे फ्री स्पेस की बात करेंगे। तो थीटा आई विल बी इक्वल्स टू n1 डिवाइड बाई n0 इंटू साइन थीटा आर, ये यहाँ से क्लियर है। अब अगर मैं इस इमेज में देखूं, इस इमेज में देखें, तो इस इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पर ये ए बी और सी, ये जो ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल, इस ए बी सी ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा 1 है, तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी सपोज थीटा 2। तो थीटा 2 क्या हो जाएगा आपका, ये बोल सकते हो ये एंगल ए बी सी में 90 प्लस 5 प्लस थीटा 2 विल बी इक्वल टू 180। तो थीटा 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 90। दैट मीन्स अगर मुझे 5 निकालना है तो मैं 90 माइनस थीटा 2 कर दूंगा, या थीटा निकालना है तो मैं 90 माइनस 5 कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं थीटा आर मतलब रिफ्रैक्शन
मीडियम 2 के अंदर, वो हो जाएगा 90 माइनस 5 मतलब cos फाई। तो आप इस रिलेशन को यहाँ ऐसे लिख सकते हो। अब मुझे पता है कि ये जो फाई है, ये फाई मेरा फाई सी होना चाहिए अगर मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अचीव करना चाहता हूँ। देखो इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे अगर ये एंगल है तो ये एंगल क्या होता है, थीटा सी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये एंगल, तभी तो ये वेव कोर के अंदर आएगी, अदरवाइज इट विल पेनिट्रेट टू क्लैडिंग। तो हम इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, ये एंगल ऐसा होना चाहिए कि ये मिनिमम फाई जो है ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए, जो मैंने यहाँ लिख रखा है फाई इक्वल टू 5c। और फाई और थीटा ये रिलेटेड है, तो उस थीटा के करस्पॉन्डिंग, इस थीटा के करस्पॉन्डिंग ये वाला थीटा मैक्स कुछ ऐसा हो कि ये फाई सी मेरा क्रिटिकल एंगल बने। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बोल दूंगा थीटा आई विल बी इक्वल टू थीटा मैक्स, और थीटा मैक्स और कॉस फाई सी के बीच यानी क्रिटिकल एंगल के बीच एक रिलेशनशिप मैंने यहाँ पर डिराइव कर ली। अब यही सेम चीज़ मैंने इस इंटरफेस पर लगाई थी, वैसे ही मैं अब इस वाली इंटरफेस पर लगाऊंगा। तो यहाँ पर ये वाला मीडियम है N1 और ये वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। तो मैं इस N1 sin थीटा 1 और N2 sin थीटा 2 से रिलेशनशिप ड्राइव करूंगा। मैंने फाई को बोल रखा है 5c, फाई सी, ठीक है। फाई सी के करस्पॉन्डिंग जो मेरा दूसरा एंगल है वो 90 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin फाई सी इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1 और मिनिमम, है ना। तो इस फाई सी को, साइन फाई सी को आपने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई सी और उसका अंडर रूट। तो अगर आप इसका अंडर रूट हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, N2 स्क्वायर डिवाइड बाई N1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई सी। तो आगे देखते हैं कॉस फाई सी, अगर मैं देखूं तो कॉस फाई सी क्या हो जाएगा, कॉस फाई सी विल बी अंडर रूट ऑफ N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर डिवाइड बाई N1। और यहीं से हम रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं पुरानी वाली इक्वेशन से कि साइन थीटा मैक्स जो था वो क्या था, N1 डिवाइड बाई N0 इंटू कॉस फाई सी। तो यहाँ पर कॉस फाई सी की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, तो थीटा मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर डिवाइड बाई N0। और यही मेरा थीटा क्या था, एक्सेप्टेंस एंगल था। तो थीटा मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा मैक्स विल बी साइन इनवर्स ऑफ N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइड बाई N0। तो अगर N0 मेरा फ्री स्पेस है, एयर है, उसके लिए हम N0 की वैल्यू बोल देंगे 1, तो यहाँ पर N0 हो जाएगा 1। तो सीधे सीधे वी कैन write it as theta max equals to sin inverse of under root of n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, राइट। अब अगर एक्सेप्टेंस कोण की बात करता हूं तो एक्सेप्टेंस कोण मैंने आपको बताया, अगर ये थीटा नॉट है तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर भी थीटा नॉट ही होगा, है ना। इसके ऊपर अगर कोई रे होगी तो वो क्लैडिंग के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी अंदर जाकर के, जैसे ये दिखा रखा है मैंने। तो उस रेंज में, इस रेंज में अगर कोई भी वेव इंसर्ट की जाती है ऑप्टिकल फाइबर की कोर के अंदर, तो that will come into the core and that will be propagated in the core, that will not penetrate the core and move into the cladding। ये क्लैडिंग के अंदर नहीं जाएगी, ये हमेशा कोर के अंदर ही रहेगी, क्योंकि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट इस एक्सेप्टेंस एंगल से निकल जाएगा। तो ये एक्सेप्टेंस, ये जो अगर मैं 3D स्ट्रक्चर में देखूं इसका, तो ये एक्सेप्टेंस कौन हो जाएगा। अब अगर मैं N1 और N2 माइनस N1 को देखूं तो इसको बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज, डिफरेंस बिटवीन या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मैं अपने एक्सेप्टेंस एंगल को या न्यूमेरिकल अपर्चर को बेसिकली इस फॉर्म में डिनोट करना चाहूँ, डेल्टा, है ना, तो डेल्टा हो जाएगा मेरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो होगा मेरा N1 माइनस N2 डिवाइड बाई N1 माइनस N2, यानी उन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या डिफरेंस, सॉरी ये N1 है ना, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू कोर। तो N1 माइनस N2 ये मेरा हो गया डिफरेंस, और रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर। तो ये इसको, ये एक पैरामीटर है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा इज बेसिकली व्हाट, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मैं N1 माइनस N2 डिवाइड बाई N1 की जगह डेल्टा रख दूं, तो यहाँ देखो आप N1 माइनस N2 स्क्वायर का अंडर रूट, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, डिवाइड बाई N0। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को पुराने वाले एक्सप्रेशन से साइन थीटा मैक्स हमने निकाला था अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर डिवाइड बाई N0। तो इसको हम न्यूमेरिकल अपर्चर भी बोलते हैं। और अगर फ्री स्पेस की बात करें तो N0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो न्यूमेरिकल अपर्चर मेरी कितनी हो जाएगी, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर डिवाइड बाई N0 की वैल्यू है 1, तो ये खत्म, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है विच इज अ मेजर ऑफ द लाइट, द अमाउंट ऑफ द लाइट दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द फाइबर। वो अमाउंट जो लाइट
वो अमाउंट लाइट का, वो अमाउंट जो फाइबर एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई भी उसके अलावा एंगल पर लाइट आएगी तो वो क्लैडिंग के अंदर चली जाएगी, मतलब कोर यानी फाइबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं n1 प्लस n2 इंटू n1 माइनस n2। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाई जिससे कि मैं इसको एक अपने हिसाब से फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकूँ। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और n1 से मल्टीप्लाई कर दिया, n1 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर हो गया मेरा डेल्टा, है ना, डेल्टा अभी हम लास्ट टाइम देख चुके हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 ये लगभग कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n1 के बराबर होगा। तो हम n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2n1 स्क्वायर डेल्टा। और अगर मैं इस वाले फॉर्मूले न्यूमेरिकल अपर्चर में रख दूं यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, 2n1 स्क्वायर डेल्टा, n1 बाहर ले लो अंडर रूट से, तो n1 अंडर रूट ऑफ 2 डेल्टा। ये मेरा न्यूमेरिकल अपर्चर का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। जो न्यूमेरिकल अपर्चर है ये लगभग 0.1 से लेकर के 0.5 होती है, मतलब वी कैन से अप्रोक्सीमेटली 10 to 50% of the total power that is coming that will be accepted by the fiber. Light collected inside the fiber in order to get propagated. तो जो लाइट कलेक्ट होगी वो लगभग इस रेंज के आसपास होगी। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, सिलिका ऑप्टिकल फाइबर विद अ कोर डायमीटर लार्ज इनफ टू बी कंसिडर्ड बाय रे थ्योरी एनालिसिस, है ना। तो अभी रे थ्योरी के एनालिसिस के बीच में हम लोग ये बोलते हैं कि जो उसकी कोर की डायमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट ये न्यूमेरिकल में दे रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर दे रखा है आपको 1.5, यानी n1 दे रखा है आपको कितना, 1.5, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपका 1.47, तो n2 कितना दे रखा है आपका 1.47। अब आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है, थीटा सी निकालना है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल सच दैट थीटा सी बोल लो या फाई सी बोल दो, जिससे कि वेव मेरी उस एंगल पर आएगी या उससे ज़्यादा एंगल पर आएगी तो वेव कोर के अंदर ही रहेगी। और हम पिछले एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ n2 डिवाइड बाई n1, है ना। n1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू n2 sin थीटा 2 लगा लो आप सीधा सीधा। तो n1 sin थीटा 1 और थीटा 2 कितना था 90, तो थीटा 2 90 मतलब sin थीटा हो गया 90, sin थीटा sin 90 मतलब हो गया 1। तो आप सीधे सीधे थीटा सी की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ n2 डिवाइड बाई n1। तो ये वैल्यू गिवन है आपको, आपका क्रिटिकल एंगल थीटा बोल दो या फाई बोल दो, जो भी आपका मन करे, यू कैन राइट इट एज फाई सी एज वेल, बिकॉज पिछले एक्सप्रेशन में हमने फाई सी से सॉल्व करा था। दूसरा जो चीज़ निकालनी है वो निकालनी है न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट विल बी न्यूमेरिकल अपर्चर, डिवाइड बाई n नॉट फ्री स्पेस यानी रे, इसकी बात करते हैं हम। अगर मैं फ्री स्पेस को मीडियम वन मानूं तो वहां से सीधा सीधा ये इसको निकाल सकते हैं। तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया एन ए, न्यूमेरिकल अपर्चर पार्ट बी। मैथमेटिकली आप इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो। तीसरा पार्ट है आपका एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल यानी थीटा मैक्स। थीटा मैक्स हमने क्या बोला था, थीटा मैक्स इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर, है ना, साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। क्योंकि मैंने साइन थीटा मैक्स, साइन थीटा ए को क्या बोला था, थीटा ए या साइन थीटा मैक्स, जो भी आप बोलो, थीटा मैक्स, है ना। इसको मैंने क्या बोला था, यही मेरा क्या था, एन ए था। तो आप यहाँ से ये चीज़ डिराइव कर सकते हो। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है थीटा मैक्स, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट। अब क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको दे रखा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी डेल्टा की वैल्यू दे रखी है कितना, 1%। तो डेल्टा आपका कितना है 0.01। न्यूमेरिकल अपर्चर आपको निकालनी है, एक्सेप्टेंस एंगल आपको निकालना है ना। और जिसमें आपको n1 दे रखा है 1.46, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.46, ठीक है। उसके बाद आपको कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस विद इन द फाइबर, और हम ये बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स होल्ड फॉर द फाइबर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमें उस वाले फॉर्मूले को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल अपर्चर इन टर्म्स ऑफ डेल्टा कितनी थी, लास्ट टाइम हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिराइव भी करा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, n1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 डेल्टा। तो n1 की वैल्यू गिवन है 1.46
और आपका 2 इंटू 0.01 और उसकी पावर 1/2, तो आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस एंगल निकालना है। एक्सेप्टेंस एंगल भी आप उस फॉर्मूले से निकाल लोगे, एन ए का साइन ले लो आप, तो ये क्या आ जाएगा आपका एक्सेप्टेंस एंगल आ जाएगा। तीसरा आपको निकालना है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए क्या लगाते हैं हम? क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए विल कैलकुलेट, हमें n2 पता होना चाहिए, n2 पता है नहीं, तो हमें क्या पता है? हमें पता है n1 माइनस n2 डिवाइड बाई n1 इक्वल टू कितना है? 0.01, दैट इज डेल्टा। तो यहाँ से आप n2 की वैल्यू निकाल लोगे, और n2 की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या लगा लेंगे? हम क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? साइन इनवर्स ऑफ n2 डिवाइड बाई n1, तो ये आपका क्रिटिकल एंगल यहाँ से आ जाएगा। ठीक है।